Mathematics class 11th sets. Sets. In everyday life, we have to deal with collections or aggregates of objects of one kind or the other. For example, the collection of even natural number less than 15, that is of the numbers 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Second example, the collection of vowels in the English alphabet, that is of the letters A, E, I, O, U. Third, a bunch of keys. Fourth, a pack of playing cards. Fifth, a family of people. A herd of elephants. A, a squadron of fighter jets. A collection of straight line drawn in a plane passing through a given point. Each one of these is a set. This leads to this leads to देखिए, सेट्स जो है इसे हिंदी में हम समझते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें किसी न किसी प्रकार की वस्तुओं के संग्रह या समुच्चय से निपटना पड़ता है। उदाहरण के लिए 15 से कम सम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह अर्थात संख्याएं क्या हुआ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। सेकेंड एग्जाम्पल है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों ए ई आई ओ यू में स्वरों का संग्रह, चाबियों का एक गुच्छा, ताश के पत्तों का एक पैकेट, लोगों का एक परिवार, हाथियों का झुंड, लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन, किसी दिए गए बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखाओं एक समतल में खींची गई का संग्रह। इसे हम क्या कहते हैं? सेट्स, समुच्चय। अब देखिए, हमें समझ में आ गया। Sets. Any collection of well-defined objects is called a set. The objects of the set are called its member or elements. Okay. किसी सुस्पष्ट वस्तुओं के किसी भी संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय के the objects of the set are called its a member or elements. समुच्चय की वस्तुओं को उसके सदस्य या तत्व कहा जाता है। अच्छी तरह से परिभाषित वस्तुओं से हमारा मतलब क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अच्छी तरह से परिभाषित वस्तुओं से हमारा मतलब है कि एक सेट और एक वस्तु को देखते हुए यह तय करना संभव होना चाहिए, संदेह से परे, संदेह में नहीं रहना हमें किसी प्रकार का, मतलब उसे देखते ही हमें अच्छी तरह से जैसे कि उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए गणित पर सभी अच्छी वस्तुओं का संग्रह अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है। वो कैसे? कह रहे हैं कि गणित पर सभी अच्छी वस्तुओं का संग्रह। अब मान लीजिए
बता दिया गया कि इतना जो गणित का पुस्तक है, किताब है, वो क्या है, अच्छी पुस्तक है। तो ये तो मेरे नज़र में है, दूसरे की नज़र में वो अच्छा ना हो, तो ये क्या हुआ? हम अच्छा मान लिए पर दूसरे के द्वारा खराब माना जा सकता है। तो इस प्रकार ऐसा संग्रह एक समुच्चय नहीं है, तो इसे हम सेट्स में नहीं लाएंगे। वेल डिफाइंड होना चाहिए, तो उसे ही हम सेट्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पहले तो हमने दिया ही। अब सेट को आम तौर पर, इसे अभी हमें समझना है। अब तो ये हमें समझ में अब अच्छी तरीके से आ गया कि सेट्स क्या है, किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते हैं। ओके, अब चलिए सेट्स को पहचान क्या है, सेट्स को हम पहचाने कैसे मैथमेटिक्स में, तो इसे अब हम समझते हैं। अब देखिए, द सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी, कैपिटल लेटर्स। सेट्स को हम यूजुअली किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। एंड द मेंबर ऑफ द सेट्स आर डिनोटेड बाय लोअर केस, मतलब जो कैपिटल लेटर्स होता है उससे हम क्या करते हैं कि उसके मेंबर, जो सेट्स ए बी सी है उसके मेंबर को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, अब देखिए, इफ एक्स इज ए मेंबर ऑफ सेट ए, सेट ए जो है, देखिए यहाँ तो हमें क्या पता चला कि कैपिटल लेटर से हम सेट्स को डिनोट करते हैं और उसके मेंबर कहिए, एलिमेंट कहिए, उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, ये तो समझ में आ गया। इफ एक्स इज ए मेंबर ऑफ द सेट्स ए, तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि सेट्स ए का मेंबर एक्स है, तो हम इस तरह तो हम लिखेंगे नहीं, उसे हम मैथमेटिक्स में उसे हम कैसे समझेंगे और कैसे लिखेंगे, तो उसे हम किस प्रकार लिखेंगे, वी राइट एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स जो है वो सेट ए का मेंबर अगर है तो उसे हम कैसे डिनोट करेंगे, एक्स, इसे क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, x belongs to A. If x is not a member of the set A, तो उसे हम कैसे पढ़ेंगे, जब सेट A का मेंबर x ना हो तो उस कंडीशन में हम कुछ नहीं करना है, बिलोंग्स है उसे नॉट बिलोंग्स टू पढ़ेंगे, उसके ऊपर एक लकीर खींचेंगे जिसे हम कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू A। और यदि if x and y both belongs to A, तो we write x and y, x y belongs to A। ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमें क्या क्या समझ में आया, सेट्स क्या है, सेट्स कहते किसे हैं, और फिर सेट समझ में आ गया। फिर उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, और उसके मेंबर को स्मॉल लेटर से करते हैं। उसे हम किस प्रकार पढ़ते हैं अगर, तो वो भी पता चल गया। अगर सेट ए में एक्स उसका मेंबर है तो उसे हम कैसे पढ़ेंगे। ओके, अब चलिए आगे हम, ये तो हमें पता चल गया सेट्स क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेट्स आप समझ ही रहे हैं। और सेट्स को हम डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से, उसके एलिमेंट्स को मेंबर्स कहो उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से। यह क्लियर हो गया है। अब हम आगे क्या समझने वाले हैं, आगे हम समझेंगे मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सेट्स। सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या डिस्क्राइब करेंगे, तो वो अब समझना है हमें। तो चलिए, मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सेट। ओके, समुच्चय
का वर्णन करने की विधि दो प्रकार की है। एक टू है देयर आर टू वेज टू डिस्क्राइबिंग गिवन सेट, रोस्टर और टेबलर फॉर्म, और दूसरा है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। इसे आप टेबलर फॉर्म भी कह सकते हैं या रोस्टर, इसे आप रूल मेथड और ए सेट बिल्डर फॉर्म। दो तरीके से हम क्या करते हैं, सेट को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, अब हम पहला देखेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है या टेबलर फॉर्म जिसे कहते हैं, उसे अब समझते हैं। पहले आराम आराम से हमें समझना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं करना है, धीरे धीरे समझेंगे और डीप नॉलेज लेंगे। ओके, तो चलिए अब हम पहला देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या है, उसका पहचान क्या है, उसे देखते ही पहचाने कैसे, समझे कैसे। तो चलिए इसे हम समझते हैं। अब दूसरा है रूल मेथड और ए सेट बिल्डर फॉर्म। इसे कैसे लिखते हैं इसे समझते हैं। पहले इसका डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन वैसे कुछ नहीं है, इसे समझना है। वो क्या है, इन दिस फॉर्म वी राइट ए वेरिएबल से x representing any member of the set followed by a property satisfied by each member of the set. If A is a set consisting of the elements x having a property p, we write set A x such that x has a property p, which is read as the set of elements x such that x has a property p. The symbol stands for the words such that. Sometimes we use the symbol in the place of the symbol stands. देखिए जो बिल्डर फॉर्म है इसमें हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले तो ये समझना है हमें, इसे हम पढ़ते कैसे हैं, एक्स सच दैट एक्स हैज ए प्रॉपर्टी पी। हाँ, और यहाँ पे सच दैट इसे भी कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से समझिए, वो समझने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ से समझिए एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल पहला क्या है, द सेट ए ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स less than 15 in the builder form is written as a x such that x is an even natural number less than 15. The set second है the set as of vowels in the English alphabet in the builder form is written as x such that x is a variable is a vowel in the English alphabet. The set as 1, 4, 9, 16, 15 ... in the builder form can be written as set x such that x is the square of a natural number. देखिए यहाँ जैसे हम क्या कहते हैं, पहला में रोस्टर जो फॉर्म था उसमें हम क्या करते थे ना कि कर्ली ब्रैकेट में हमें सारा मेंबर को लिख देना होता था। ठीक है, यहाँ हमें रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, उसे और भी छोटा कर देना है। मतलब यदि किसी भी, जैसे यहाँ देखिए नेचुरल नंबर लेस देन 15 इन द बिल्डर फॉर्म में उसे हमें कैसे लिखना है, उसे हमें इस तरह लिखना है, यदि x मेंबर है सेट ए का तो हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, ऐसे कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर।
देखिए x जो है नेचुरल नंबर है लेस देन 15. Roster or tabular form. In this form, we list all the members of the set within a bracket, curly brackets, and separate this by commas. For example, the set A of all if natural numbers less than 15 in the roster form is written as A curly bracket 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Note that 2 belongs to A, 10 belongs to A, while 5 does not belong to A. अब इसे हम समझते हैं, देखिए कैसे. रोस्टर फॉर्म में हमें करना क्या है. सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में हमें सबसे पहले इसे कर्ली ब्रैकेट में होगा रोस्टर फॉर्म में, और इसमें कॉमा लगा देना है. अब चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं. एक तो एग्जाम्पल पहला हम देखें क्या कि अगर द सेट ए ऑफ ऑल इफ नेचुरल नंबर, अगर हम सेट ए में ऑल नेचुरल नंबर्स जो 15 से कम हो उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में. उसे हम इतना बड़ा जो हम लिखे हैं ऐसे करके सेट ए ऑफ ऑल इफ नेचुरल नंबर लेस देन 15, इस तरह तो हमें लिखना नहीं है. मैथमेटिक्स में हमें कैसे लिखना है इसे रोस्टर फॉर्म में कि ए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देना है, और जितना भी नेचुरल नंबर है 15 से कम उसे हमें क्या करना है, कॉमा लगा के लिख देना है. तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 2 जो है बिलोंग कर रहा है ए में, और 10 भी बिलोंग कर रहा है ए में, 5 बिलोंग करेगा ए में, नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर हमें लेना है. हाँ, इवन नेचुरल नंबर लेना है जिसमें वो 5 उसमें आएगा ही नहीं, तो 5 क्या है, ए में बिलोंग नहीं कर रहा है. अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, द सेट एस ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन द टेबलर फॉर्म इज रिटेन एज. कैसे लिखेंगे, देखिए जो सेट एस है उसमें वॉवेल्स हम इंग्लिश का जो अल्फाबेट है उसे हम लेंगे, तो उसे हमें कैसे लिखना है, ए ई आई ओ यू. और एक बात का हमें इसमें ध्यान देना है कि इसमें हम मतलब ये जो ए ई आई ओ यू है ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि हम क्रम बाइज क्रम लिखे, क्रम बाय क्रम लिखे. हम चाहेंगे ना तो इसे मतलब आई को पहले लिखे, फिर हम यू को लिखे, ए को लिखे, ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके. अब दूसरा देखिए, तीसरा एग्जाम्पल, द सेट एक्स ऑफ लेटर्स द सेट एक्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स इन द टेबलर फॉर्म इज रिटेन एज. इसे कैसे लिखना है हमें, तो देखिए एक्स जो सेट है उसमें हमें कर्ली ब्रैकेट में मैथमेटिक्स जो है इसे लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉमा. ये तो हमें पता चल गया पहले की एग्जाम्पल से कि हमें कॉमा लगा के लिख देना है. और इसमें और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, क्या इसमें हमें ध्यान रखना है कि किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करना है. वो कैसे, वो देखिए मैथमेटिक्स में MATH, ठीक, ई, उसके बाद फिर एम आ जाता है, जो कि हमें, तो एम तो पहले भी आया है तो हमें रिपीट नहीं करना है, इसीलिए एक बार ही हमें लेना है, तो हम एम यहाँ नहीं लेंगे. फिर देखिए ए भी आ चुका है तो ए भी हमें रिपीट नहीं करना है. फिर टी भी आ चुका है, उसे भी रिपीट नहीं करना है. फिर आई लिखना है, फिर सी और एस. तो देखिए पहला हमें क्या समझ में आया इसमें रोस्टर फॉर्म में कि हमें क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, हाँ, और कॉमा लगा के लिखना है. दूसरे एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आया जी कि इसमें हमें क्या करना है, मतलब हम कैसे भी लिख सकते हैं. कैसे का क्या मतलब, कैसे का मतलब है कि ऐसे समझिए,
कि उसका क्रम को हम बदल भी सकते हैं। मतलब ए है, फिर हम उसे ओ भी लिख सकते हैं। क्रम जो है उसका, जो ये वोवेल्स है उसका क्रम जो है उसे हम बदल भी सकते हैं। दूसरा हमें पता चल गया। तीसरा में क्या है कि जो एक बार ही लिखना पर्याप्त है, दूसरे बार उसे रिपीट नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स वर्ड है, उसमें जो एम है वो 2 बार आ चुका है, ए भी 2 बार आया है ना, और टी भी डबल आ चुका है, तो हमें उसे एक बार ही लिखना पर्याप्त है। ओके, इसे कहते हैं हम रोस्टर और टेबलर फॉर्म, जो भी कहिए। ओके, तो पहला जो था सेट में रोस्टर फॉर्म, वो तो हमें समझ में आ गया। अब हम दूसरा देखेंगे, बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं और उसे कैसे समझते हैं। चलिए उसे समझते हैं। Rule method or set builder form. In this form, we write a variable, say x, representing any member of the set followed by a property satisfied by each member of the set. If A is a set consist, consisting of elements x having a property p, we write a x such that x has a property p. इसमें हमें क्या करना है, इस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एक वेरिएबल लिखना है जो एनी मेंबर ऑफ एलिमेंट का वो प्रॉपर्टी बताए। ओके, और इसमें हमें क्या करना है कि देखिए, विच इज ए रीड, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, सेट ए में जो लिखा है उसे हमें कैसे पढ़ना है, तो इसे पढ़ेंगे हम द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स, इसे पढ़ेंगे द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स, और इसे पढ़ेंगे सच दैट। ओके, इसे क्या पढ़ेंगे हम, द सेट ऑफ द एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स हैज ए प्रॉपर्टी पी। ओके, द सेट सिंबल क्या है, ये जो स्टैंड्स है इस फॉर द वर्ड सच दैट। समटाइम्स वी यूज द सिंबल, कभी हम ऐसा सिंबल लिखते हैं और कभी हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से भी सिंबल लिखते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सच दैट। ओके, अब हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ हमें समझ में क्या आया कि इस फॉर्म में हमें क्या करना है, हमें एक वेरिएबल लिखना है जो रिप्रेजेंट करेगा सारे मेंबर को, सेट के सारे मेंबर का प्रॉपर्टी बताएगा। ओके, और उसे हम कैसे लिखेंगे, इसे कैसे पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए अगर है, क्या है, मान लीजिए इफ ए इज ए सेट है कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट, उसका एक्स हैविंग ए प्रॉपर्टी पी है, उसका प्रॉपर्टी एक्स हैविंग प्रॉपर्टी पी है, तो हम कैसे लिखेंगे कि इसे हम पढ़ेंगे द सेट ऑफ एलिमेंट ए, द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स, इसे पढ़ेंगे सच दैट एक्स हैज ए प्रॉपर्टी पी। अब यहाँ से अगर नहीं समझ में आया तो अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, द सेट ए ऑफ ऑल ए नेचुरल नंबर लेस देन 15 इन द बिल्डर फॉर्म इज रिटेन एज, देखिए यहाँ क्या कह रहा है एग्जाम्पल 1 में कि हमें 15 से कम सम प्राकृतिक संख्या लिखना है, तो हम इसे बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे हम। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ चुका है रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते थे कि जो भी एलिमेंट्स रहता था उसे हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा देके लिख देना होता था। लेकिन ये जो रूल मेथड है जिसे कि हम बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं, इसमें हमें क्या करना है, हमें सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखना है। तो करना क्या है इसमें, हमें इसमें सारे एलिमेंट्स को तो लिखना नहीं है, इसमें हमें उसमें से कुछ एक ऐसा प्रॉपर्टी लिखना है जो सबके लिए ट्रू हो।
हमें करना क्या है कि उसके प्रॉपर्टी को खाली मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ पे हम कर रहे हैं कि यहाँ नेचुरल नंबर पूछा है क्या, हाँ, सम प्राकृतिक संख्या है 15 से कम। तो इसे हम क्या लिखेंगे कि सेट ए, इसे हम क्या पढ़ेंगे अभी हम बताएं यहाँ पे, इसे हमें पढ़ना द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स। ओके, द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच that x is an if natural number less than 15। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इन द सेट एस ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन द बिल्डर फॉर्म इज रिटेन एज। देखिए जैसे कि हमने रोस्टर फॉर्म में क्या था, यही एग्जाम्पल था, वहां पे भी वॉवेल्स को लिखना था, किसमें, क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म में। तो वहां हमने क्या किया, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 अल्फाबेट जो है उसमें हम क्या करते थे, 5 वोवेल्स है और उसे हम लिख देते थे कॉमा लगा के, कर्ली ब्रैकेट में ए आई ओ यू लिख देते थे। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है रोस्टर फॉर्म में, हाँ सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म में, यहाँ हमें सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखना है। वैसे 5 ही एलिमेंट्स है तो उसे हमें लिखना नहीं है। यहाँ हमें क्या करना है, मेनली उस प्रॉपर्टी को मेंशन करना है। देखिए कैसे, एस, इसे हम क्या पढ़ेंगे, पहले भी बता चुके हैं, इसे पढ़ना है द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसी से पता चल गया, ये जो एक्स वेरिएबल से हमें पता चल रहा है। अब यहाँ देखिए द सेट एस, यहाँ तीसरा क्या बोलते हैं एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम। इसमें क्या है, एस यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 1 4 9 16 25 डॉट 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 इन द बिल्डर फॉर्म कैन बी रिटन एज। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ हमें क्या देख के पता चल रहा है, ये नेचुरल नंबर है पहले तो, और ये क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है ना, स्क्वायर 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एस, द सेट एस में कि x the element of x such that x is the square of natural number। और अब हम और एक बात बताते चले कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, आखिर वजह क्या है, क्यों हम ऐसे लिख रहे हैं। तो देखिए हम जो क्या बोलते हैं, पहले रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते थे, सारे एलिमेंट्स को हम लिख देते थे कॉमा लगा के। लेकिन यहाँ हम नहीं, यहाँ क्यों हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए एलिमेंट्स वहाँ कभी कभी जैसे कि अल्फा वॉवेल्स लिखना है तो 5 ही एलिमेंट्स है, और कभी एलिमेंट्स बहुत अधिक हो तो उस कंडीशन में हम सारे एलिमेंट्स को तो लिखेंगे नहीं। तो इस उसी को हम सॉर्ट करके यहाँ उसका क्या करते हैं, उसको प्रॉपर्टी को मेंशन कर देते हैं। लेकिन उसका एक कॉमन प्रॉपर्टी होना चाहिए, ओके, जो उसके लिए ही ट्रू हो। जैसे कि एग्जाम्पल आपने समझा ही, जैसे जो ये क्या कॉमन प्रॉपर्टी है कि अल्फाबेट में 5 ही वॉवेल्स हैं, है ना, तो ये उसका एक कॉमन प्रॉपर्टी है। तो उसी को बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो हम क्या लिखेंगे, x such that x is the element of x such that x is a vowel in the English alphabet। x यहाँ क्या है, वेरिएबल है, ओके। तो समझ में आ गया होगा, क्या क्या समझे हम लोग। पहले सेट हम लोग समझे सेट क्या है, फिर सेट को हम 2 प्रकार में ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक है हमारा क्या, एक था हमारा रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दोनों को समझ लिए। अब हम आगे अब इसके प्रकार देखेंगे, ओके। काइंड्स ऑफ सेट्स के प्रकार क्या है, इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है एम्प्टी सेट्स, दूसरे नंबर में यूनिवर्सल सेट, तीसरा है सिंगलटन सेट, चौथा है फाइनाइट सेट और पांचवा है इनफाइनाइट सेट। अब हम सबके डेफिनेशन को समझने वाले हैं। पहला है एम्प्टी सेट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है एम्प्टी सेट है, खाली है। एम्प्टी मतलब ही खाली। तो देखिए ये क्या कह रहा है, एम्प्टी सेट, ए सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए नल
और वाइड सेट। देखिए एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए नल सेट और वाइड सेट। इसे हम नल सेट भी कह सकते हैं एम्प्टी सेट को, और वाइड सेट भी कहते हैं। ओके, अब देर इज ओनली वन सच सेट, इट इज डिनोटेड बाय फाई और कर्ली ब्रेसेस। इसे हम कर्ली ब्रैकेट से और फाई से डिनोट करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल तीन एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला है द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन वन। यहाँ क्या कह रहा है? एक कलेक्शन है नेचुरल नंबर का जो एक से कम है। तो देखिए एक से कम नेचुरल नंबर सम प्राकृतिक संख्या एक से ही स्टार्ट हो रहा है, अब उससे भी कम मतलब खाली कुछ भी नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल भी है और वैसे तीसरा भी है। तो ये इससे हमें समझ में आ गया एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? खाली सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। अब चलिए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, a set that contains all the elements under the consideration in a given problem is called a universal set. It is denoted by xi or u or x या omega. Clearly, universal set may vary from one problem to another. Therefore, we solve always specify the universal set in a given problem. देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट जिसमें एक यूनिवर्सल सेट जिसमें जो भी मतलब दिया हुआ है, जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है उसके विचार से सारे एलिमेंट्स उसमें शामिल हैं। ओके, उसे हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाय जाई, यू और एक्स या ओमेगा। अब देखिए यूनिवर्सल सेट में वेरी फॉर्म वन प्रॉब्लम टू अनदर प्रॉब्लम। इसमें एक समस्या दूसरे से अलग भी होता है। वी सॉल्व ऑलवेज स्पेसिफाई द यूनिवर्सल सेट इन ए गिवन प्रॉब्लम। देखिए अब अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझिए। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, a universal set is a set which contains all the elements of other sets including its own element. It is usually denoted by xi, u, x, omega, etc. अब देखिए यूनिवर्सल सेट, पहले यूनिवर्स का समझिए। मतलब यूनिवर्स का क्या मतलब होता है? ब्रह्मांड, जिसमें सब कुछ शामिल है, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ हम बात क्या करें? यूनिवर्सल सेट का। तो यहाँ हमें क्या समझना है कि यूनिवर्सल सेट, यहाँ अब इसमें बाकी सारे सेट के एलिमेंट्स आ जाता है। ओके, सारे सेट के एलिमेंट्स इसमें शामिल होते हैं और इसमें इसका अपना भी एक एलिमेंट होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। ऐसे तो एकदम समझ में आ गया होगा यूनिवर्सल सेट का मतलब। कि यूनिवर्सल सेट का मतलब कि बाकी सारे सेट के एलिमेंट्स इसमें शामिल होंगे और इसका अपना भी एक एलिमेंट होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर सेट ए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एक सेट ए है, इसमें क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है। ओके, और फिर एक सेट बी है जिसमें सेट बी में क्या है? सी है, डी है, ई है। ओके, और एक सेट सी है, इसमें क्या है कि इसमें डी है, ई है, एफ है, जी है। ओके, तो अब हम इसका यूनिवर्सल सेट कैसे बनाएंगे? इसका यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए देखिए, इसमें सेट में ए बी सी डी है और इसमें अलग है, इसमें सी डी ई है और सी में डी ई एफ जी है। तो हम यूनिवर्सल सेट कैसे बनाएंगे कि ए हम लेंगे, बी लेंगे, सी लेंगे और
डी, इसमें क्या है सी डी ई, तो हमें डबल नहीं लिखना है, किसी चीज को एक बार ही लेना है। तो ये डी हो गया और यहाँ पे ई हो गया और इसमें एफ हो गया और जी, मतलब एक बार ही हमें एक एलिमेंट्स को लेना है, दूसरे बार उसे हमें डबल नहीं लिखना है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। ओके, क्लियर हो गया। मतलब इसका अपना भी एक सेट बना। इसमें वही ना हम बात किए कि यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि सारे सेट्स का एलिमेंट शामिल होता है और इसका एक अपना भी सेट, अपना भी एक एलिमेंट्स होता है, उसे ही हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम सिंगलटन सेट को समझेंगे। सिंगलटन सेट, ए सेट दैट कंटेन्स ऑल universal set, a set that contains all the elements under the consideration in a given problem is called a universal set. It is denoted by xi or u or x या omega. Clearly, universal set may vary from one problem to another. Therefore, we solve always specify the universal set in a given problem. देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट जिसमें एक यूनिवर्सल सेट जिसमें जो भी मतलब दिया हुआ है, जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है उसके विचार से सारे एलिमेंट्स उसमें शामिल हैं। ओके, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाय जाई, यू और एक्स या ओमेगा। अब देखिए यूनिवर्सल सेट में वेरी फॉर्म वन प्रॉब्लम टू अनदर प्रॉब्लम, इसमें एक समस्या दूसरे से अलग भी होता है। वी सॉल्व ऑलवेज स्पेसिफाई द यूनिवर्सल सेट इन ए गिवन प्रॉब्लम। देखिए अब अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझिए। यूनिवर्सल सेट, ए यूनिवर्सल सेट is a set which contains all the elements of other sets including its own element. It is usually denoted by xi, u, x, omega etc. अब देखिए यूनिवर्सल सेट, पहले यूनिवर्स का समझिए। मतलब यूनिवर्स का क्या मतलब होता है, ब्रह्मांड, जिसमें सब कुछ शामिल है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ हम बात क्या करें यूनिवर्सल सेट का, तो यहाँ हमें क्या समझना है कि यूनिवर्सल सेट, यहाँ अब इसमें बाकी सारे सेट के एलिमेंट्स आ जाता है। ओके, सारे सेट के एलिमेंट्स इसमें शामिल होते हैं और इसमें इसका अपना भी एक एलिमेंट होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। ऐसे तो एकदम समझ में आ गया होगा यूनिवर्सल सेट का मतलब, कि यूनिवर्सल सेट का मतलब कि बाकी सारे सेट के एलिमेंट्स इसमें शामिल होंगे और इसका अपना भी एक एलिमेंट होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर सेट ए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एक सेट ए है, इसमें क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। ओके, और फिर एक सेट बी है जिसमें सेट बी में क्या है, सी है, डी है, ई है। ओके, और एक सेट सी है, इसमें क्या है कि इसमें डी है, ई है, एफ है, जी है। ओके, तो अब हम इसका यूनिवर्सल सेट कैसे बनाएंगे, इसका यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए देखिए, इसमें सेट में ए बी सी डी है और इसमें अलग है, इसमें सी डी ई है और सी में डी ई एफ जी है। तो हम यूनिवर्सल सेट कैसे बनाएंगे कि ए हम लेंगे, बी लेंगे, सी लेंगे और डी, इसमें क्या है सी डी ई, तो हमें डबल नहीं लिखना है, किसी चीज को एक बार ही लेना है। तो ये डी हो गया और यहाँ पे ई हो गया और इसमें एफ हो गया और जी, मतलब एक बार ही हमें एक एलिमेंट्स को लेना है, दूसरे बार उसे हमें डबल नहीं लिखना है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट।
ओके, क्लियर हो गया। मतलब इसका अपना भी एक सेट बना। इसमें इसमें वही ना हम बात किए कि यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि सारे सेट्स का एलिमेंट शामिल होता है और इसका एक अपना भी सेट, अपना भी एक एलिमेंट्स होता है, उसे ही हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम सिंगलटन सेट को समझेंगे। Singleton set, a set that contains only one element is called a singleton set or a unit set. For example, 0, फिर जो है x such that 3x minus 8 is equals to 8, इसे भी करेंगे तो एक ही आएगा एलिमेंट। फिर यहाँ पे भी है x such that x is the capital of India। ओके, ये सब एग्जाम्पल जो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट समझिए क्या होता है, ए सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट्स, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। ओके, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है, ए सेट इज कॉल्ड फाइनाइट if and only if the counting of its different elements comes to an end. Thus, a finite set has a limited definite number of different elements. For example दिया हुआ है, देखिए फाइनाइट सेट क्या है। फाइनाइट सेट हम उसी को कहेंगे जिसके एलिमेंट्स की जिसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। काउंट करेंगे, और काउंट कैसे कर सकते हैं, जब एक निश्चित संख्या होगी तब ना हम उसे काउंट कर पाएंगे, अदरवाइज कैसे काउंट कर पाएंगे, काउंट नहीं हो पाएगा। तो फाइनाइट सेट से हम यही समझते हैं कि फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स की जो एलिमेंट्स है उसे हम काउंट कर सकते हैं और उसका एक निश्चित संख्या होता है, एक ऐसी निश्चित संख्या में एलिमेंट हो जिसे हम काउंट कर सकते हैं। अब चलिए अब एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए सेट एस है, उसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, तो इसे हम काउंट, देखिए एक वोवेल है ये, और ये काउंट हो सकता है, इसमें 5 एलिमेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। दूसरा भी दिया हुआ है कि दूसरे एग्जाम्पल है यहाँ पे, दूसरा में क्या है, सेट ए में 2 4 6 डॉट डॉट 100 तक, यहाँ क्या है, इवन नेचुरल नंबर है 100 तक है, ये भी है फाइनाइट सेट। और सेट एस जो है उसमें x इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी है फाइनाइट सेट। ओके, तो फाइनाइट सेट हमें समझ में आ गया। और यहाँ और एक चीज समझना है हमें, एज द एम्प्टी सेट हैज ए नो एलिमेंट्स, जिसे हम फाइ से डिनोट करते हैं, इज ए फाइनाइट सेट, वो भी एक फाइनाइट सेट है, एम्प्टी सेट भी एक फाइनाइट सेट। ओके, तो फाइनाइट सेट समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, एक ऐसा सेट जिसमें दिए हुए एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं और उसका एक निश्चित संख्या हो। ओके, उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। कंप्लीट। अब चलिए यहाँ हम इनफाइनाइट सेट को समझते हैं। इनफाइनाइट सेट क्या है, ए सेट इज कॉल्ड ए infinite if and only if the counting of its different elements does not come to an end. Thus, an infinite set has an unlimited number of the different elements. For example, एग्जाम्पल अब दिया हुआ है, पहले समझिए इसे कि इनफाइनाइट सेट ऐसा एक सेट होता है जिसके जिसके एलिमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं और उसे हम काउंट नहीं कर पाएंगे। अब काउंट क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी काउंट तो हम तभी ना करेंगे जिसकी एक निश्चित संख्या दी गई होगी, तो उसे हम काउंट करेंगे। अब जिसका अनंत है, इनफाइनाइट का मतलब ही अनंत, जिसे हम गिन ही नहीं सकते हैं, तो उसे ही हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। क्लियर। अब एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर दैट इज 2 4 6 डॉट 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 डॉट। अब देखिए यहाँ क्या बात कर रहा है, इवन नेचुरल नंबर ले रहा है जिसमें उसमें बताया नहीं गया है, जैसे कि पहले फाइनाइट सेट में बताया गया था कि इफ नेचुरल नंबर लिया हुआ था और बताया था 100 तक है, तो हम उसे काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट है, जिसकी गिनती नहीं हो सकती है, इनफाइनाइट है। अब देखिए दूसरा भी एग्जाम्पल वैसा है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एंड ए स्ट्रेट लाइन।
द सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये भी इनफाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट समझ में आ गया, इनफाइनाइट समझ में आ गया, यानी कि पूरा समझ में आपको आ गया। सेट्स के प्रकार कौन कौन से प्रकार है? 5 प्रकार है, फिर से हम उसे बता देते हैं। 5 प्रकार है। पहले एम्प्टी सेट था, दूसरा यूनिवर्सल सेट, तीसरा सिंगलटन सेट, चौथा था फाइनाइट सेट और पांचवा है इनफाइनाइट सेट। सब क्लियर हो गया? अब हम एक बार समझ लेते हैं। इन पहले तो आया एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या हो गया? जो सेट खाली हो वो हो गया एम्प्टी सेट। दूसरा आया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? एक ऐसा सेट जिसमें दी हुई जितनी एलिमेंट्स होती है, जो भी एलिमेंट्स दिया हुआ है वो और अदर दूसरा भी एलिमेंट्स हो उसमें, तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल से भी हम समझा चुके हैं उसे। और देखिए सिंगलटन सेट, एक ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट्स हो उसे कहेंगे सिंगलटन सेट्स। और एक आ गया क्या है? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके और एक उसकी एक निश्चित संख्या दी गई हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट क्या हो गया? कि जिसकी इनफाइनाइट से ही पता चल रहा है, इनफाइनाइट है, अनंत है, जिसका काउंटिंग ना किया जा सके, अनंत है संख्या हो, उसे हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। चलिए समझ में आ गया। सम स्टैंडर्ड सेट्स ऑफ नंबर्स को अब हम डिस्कस करते हैं। पहला है नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ नेचुरल और काउंटिंग नंबर्स इज डिनोटेड बाय n। देखिए प्राकृतिक संख्या जिसे जिसे हम गिनते हैं, गिनती की संख्याओं को n से सूचित किया जाता है, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा है होल नंबर। द सेट ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय w, जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को हम w से सूचित करते हैं और इसमें आ जाता है 0 1 2 3 डॉट डॉट। ओके, अब इंटीजर देखिए, इंटीजर क्या है? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज डिनोटेड बाय i और z। और इसे हम i, यहाँ देखिए इंटीजर क्या होता है? इंटीजर जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जब पॉजिटिव नेगेटिव से स्टार्ट होगा तो -1 -2 इस प्रकार स्टार्ट होगा, और इसमें जीरो भी शामिल होता है। और पॉजिटिव में होगा तो 1 से लेके अनंत तक होगा, नेगेटिव में भी अनंत तक होगा। उसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। जिसे कि पूर्णांक कहते हैं उसे, और उसे हम i से और z से सूचित करते हैं। अब रैशनल नंबर्स देखते हैं। रैशनल नंबर्स क्या है? एनी नंबर which can be expressed in the form p by q, where p q belongs to I and q not belong to 0 is called a rational number। क्या कह रहा है? any number which can expressed in the form p by q, where p q क्या है? belong कर रहा है इंटीजर से और q not belong to 0, एक ऐसा नंबर जिसे हम p by q के रूप में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। ओके, जैसे कि 2/3, -7/5, 6। अब बोलिएगा 6 कैसे? तो 6 के नीचे भी 1 है तो इसे भी p by q के रूप में लिख सकते हैं। 6/7 -7, क्योंकि पॉजिटिव भी लिख सकते हैं और नेगेटिव भी होता है। सिर्फ ये p by q के रूप में होना चाहिए, जहाँ p q बिलोंग करना चाहिए इंटीजर से और q नॉट बिलोंग टू 0 होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। ओके, जिसे कि हम तर्क संगत संख्या भी कहते हैं। तर्क संगत संख्या भी कहते हैं रैशनल नंबर को हिंदी में। ओके, अब हम रियल नंबर को देखते हैं। रियल नंबर क्या है? ऑल रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। जितने भी रैशनल नंबर होते हैं
और इरेशनल नंबर होते हैं सभी को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। देखिए जैसे कि -3, 0, 5, 5/3, -7/2, √2, इस प्रकार जितना भी है ये सब क्या है, रियल नंबर है और रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। और एक नंबर होता है, एक और नंबर है कार्डिनल नंबर, इसे भी समझ लीजिए क्या है कार्डिनल नंबर और ए ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ए finite set S is called a cardinal number or order of S and it is denoted by cardinal number of S। देखिए क्या कह रहा है, कार्डिनल नंबर क्या होता है, द कार्डिनल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड ए कार्डिनल नंबर। फाइनाइट सेट क्या है, जिसे हम गिन सकते हैं, गिनती की संख्या जिसे हम गिन सकते हैं उसे ही क्या कहते हैं, फाइनाइट कहते हैं। अनंत को तो नहीं गिन सकेंगे, जिसकी गिनती की एक सीमित संख्या हो उसे ही हम गिन सकते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए फॉर एग्जाम्पल लेट एक सेट एस है जिसमें AEIOU है, देन इसे हम क्या कहेंगे, इसे इसे हमें कार्डिनल नंबर में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, द कार्डिनल नंबर ऑफ 5, क्योंकि ये गिन सकते हैं AEIOU। तो ऐसे समझिए द कार्डिनल नंबर और सुनिए पहले, ऐसे नहीं बोलेंगे पागल, कार्डिनल नंबर or order of a finite set. The the number of different element in a finite set S is called the cardinal number or a order of S and it is denoted by cardinal number। देखिए cardinal number क्या है कि cardinal number of different elements in a finite set। फाइनाइट सेट जिसे फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, गिनती एक निश्चित संख्या तक, तो उसे ही हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। ऐसे समझिए गणना की जिससे हम गिनते हैं उसे ही हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। और उस जैसे कि एग्जाम्पल है लेट एस एक सेट है जिसमें AEIOU है, तो इसे हम इसका कार्डिनल नंबर कैसे लिखेंगे, इसका कार्डिनल नंबर लिखेंगे द कार्डिनल नंबर ऑफ 5। जैसे कि हम इसे गिन लिए AEIOU, ओके, ये 5 एलिमेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, द कार्डिनल नंबर ऑफ S इज इक्वल टू 5। ओके, द कार्डिनल नंबर, अब देखिए यहाँ तो समझ में आ गया कार्डिनल नंबर क्या है, गिनती की संख्या को हम क्या कहेंगे, जिसे गणना को, मतलब फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसे हम गिन सकते हैं एक निश्चित संख्या तक, तो उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। उसी का नंबर जो बताए उसे ही हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में हम समझिए क्या, ये जो वॉवेल्स दिया हुआ है 5 है, तो हम इसका कार्डिनल नंबर जो सेट एस है उसमें जो एलिमेंट्स है इसका गणना बताना ही कार्डिनल नंबर कहलाता है। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है, द कार्डिनल नंबर और द एम्प्टी सेट इज 0। क्या कह रहा है, एक खाली सेट की कार्डिनल संख्या भी क्या होगी, 0 होगी, एंड द कार्डिनल नंबर ऑफ ए सिंगलटन सेट इज 1। और क्या कह रहा है कि एक सिंगलटन सेट की कार्डिनल संख्या क्या होगी, 1 होगी। द कार्डिनल नंबर ऑफ ए इनफाइनाइट सेट इज ए नेवर डिफाइंड। और एक इनफाइनाइट सेट की एक इनफाइनाइट सेट की जो कार्डिनल नंबर क्या होगी, वो परिभाषित नहीं होगी क्योंकि अनंत है, तो उसका क्या होगा, उसका कार्डिनल नंबर परिभाषित नहीं हो सकेगा। डेफिनाइट
डेफिनाइट नहीं हो पाएगा। ओके, तो एक होता है कार्डिगल नंबर, जिससे कि गणना कहते हैं हम, किसी का गणना करके बताना उसे कार्डिगल नंबर। एक होता है ऑर्डि ऑर्डि ऑर्डिनल नंबर, जिसे कि क्या कहते हैं हम, मतलब एक के बाद एक का होना, उसे हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। और यहाँ कार्डिगल नंबर क्या होता है कि किसी का गणना बताना। और ऑर्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल होता है कि एक के बाद एक, जैसे कि अब हम बताएंगे, इसे समझना वैसे जरूरी नहीं है, फिर भी समझ लीजिए, बात आ गया तो अब इसे समझ लीजिए। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है, तो उससे हम एक के बाद, अब जनवरी बोलेंगे उसके बाद फरवरी ही बोलेंगे, मार्च नहीं बोल सकते। तो एक के बाद जैसे पहला के बाद दूसरा आएगा, फिर तीसरा, ऐसे हम गिनते हैं ना, एक गिनती पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे गिनते हैं। तो पहला के बाद दूसरा ही आएगा, तीसरा नहीं आ सकता। और जैसे उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल नंबर। और कार्डिनल नंबर क्या होता है, एक किसी चीज का संख्या को बता देना। जैसे कि सेट एस में जो दिया हुआ है, तो इसका हमको संख्या बता देना है कि इसका कितना संख्या है, 5। ओके, तो उसे क्या कहते हैं हम, कार्डिगल नंबर। चलिए।